हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओडीई का चैप्टर नंबर 6। जैसा कि आप ऊपर देख भी पा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 6 का नेम है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब ये जो चैप्टर है वो किस टाइप का है, यानी कि इसमें क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, क्या आप मेथड पढ़ोगे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे भी। अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा प्रीवियस क्लास का आपको बता देता हूं कि प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी कि dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता था। तो हम यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते थे, सोन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू हम निकालते थे वो e टू द पावर इंटीग्रल p dx, और फिर उसका हम सॉल्यूशन निकालते थे। जैसे इसका सॉल्यूशन क्या होता था कि y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस तरीके से, और dx फिर उसका क्या आ जाता था, सॉल्यूशन आ जाता था। ये जो सारा काम हमने किया था ये क्लास 12th में किया था भी। और ये जो इक्वेशन थी वो क्या थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट, यानी कि यहाँ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता था। तो इसको हम क्लास 12th में सोल्व कर चुके हैं और प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी इसका यूज हुआ था। क्लियर, काफी क्वेश्चंस के अंदर। तो अब हमने क्या पढ़ना है कि ये तो थी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो मैंने लिखी है, जैसे ये चैप्टर का नाम है 6 का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इज, वो क्या है, डबल डेरिवेटिव प्लस p इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस q इंटू वाई इक्वल टू r, जहां पे ये p q r है वो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ x के। क्लियर। अब इससे आगे हमने पढ़ना है, अभी फर्स्ट ऑर्डर हमने सोल्व कर लिया था, अब सेकंड ऑर्डर को कैसे सोल्व करना है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, यानी ये क्लास 12 से थोड़ा अप लेवल मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए, ये मैंने इसकी लिखी है जनरल फॉर्म। अगर ये जो फंक्शन है इफ p q एंड r, या फिर r को तो चाहे कांस्टेंट ना भी हो, इफ p q r कांस्टेंट्स, अगर ये कांस्टेंट हो जाते हैं भी, आप ध्यान से समझिएगा इसको, कि अगर p और q की जगह x का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ ये लिख दिया कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 5 dy बाई डी एक्स प्लस 4 इंटू वाई, तो ये तो इसका सॉल्यूशन हम किस में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4th के अंदर, कि अगर p q क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर 4th क्या था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो भी था। तो यानी कि इसके अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाते हैं तो फिर तो हमें कोई नया मेथड सीखने की जरूरत ही नहीं है। कि जैसे 4th चैप्टर में हमने टोटल केस कितने पढ़े थे भी, चैप्टर नंबर 4th में जो टोटल केस आए थे वो 5 थे भी, 5 केस आए थे, यानी कि 5 मेथड थे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के, तो हम उससे निकाल सकते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 4 ही हो गया है। तो लेकिन यहाँ पी क्यू आपको कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, तो जस्ट बताया जा रहा है कि उस चैप्टर से इसका क्या लिंक है, यानी कि कैसे उस चैप्टर से आप इसको रिलेट कर सकते हो भी। यानी कि अगर यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाते हैं फिर तो हमें कोई अलग से मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस मीन्स हम 4th के हिसाब से ही सोल्व कर देते हैं भी। लेकिन अब अगर p q r ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x ओनली, तो हमें इनको सोल्व करने के लिए कुछ टेक्निक या फिर कुछ मेथड्स आप बोल सकते हो भी, मेथड्स बोल सकते हो, टेक्निक बोल सकते हो, जो भी आप बोले इनको, दिस मीन्स ये हमें पढ़ने होंगे भी। अब वो मेथड, वो टेक्निक, वो क्या है, हम उनको किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 4th में अभी मैंने बताया टोटल 5 केस पढ़े थे। अब ये जो कुछ मेथड्स हैं वो आपने पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको सोल्व करने के लिए वो मैंने लिख लिए हैं यहाँ। देखो, जो फर्स्ट मेथड है वो क्या कहते हैं कि बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द CF इज नोन। अब हम क्या करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, आप इसमें देखिए dy बाई डी एक्स है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा भी, जो डिपेंड करता है, यानी कि y है, y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे कब, अगर एक इंटीग्रल इंक्लूडेड हो किसके अंदर, CF के अंदर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर।
दूसरा मेथड है बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव कर देते हैं। या फिर थर्ड मेथड है जो बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके भी सोल्व कर सकते हैं। बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर को के वेरिएशन से भी इसको चेंज कर सकते हैं, इनके अलग अलग करके। बाय द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोफिशिएंट, अब यानी कि कोफिशिएंट की हेल्प से भी हम इसको सोल्व करेंगे। यानी कि ये जस्ट एक नेम है, अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही बोल के बता रहे हैं, तो बुक में भी लिखा पड़ा है। ये जस्ट आपको ये पता होता है, यानी कि ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर होने वाला क्या है, कितने रूल पढ़ेंगे, वो रूल हमें कैसे पढ़ने हैं, क्या तरीका है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, भी चैप्टर का रिव्यू मान लो, भी चैप्टर में इतना कुछ होने वाला है। जो आपकी एक्सरसाइज है, यानी कि जैसा कि आप ऊपर भी देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 के अंदर आपने पढ़ना है भी मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, यानी कि टेक्निक फर्स्ट आप बोल सकते हो, मेथड नंबर फर्स्ट जो ये है। क्लियर। अब इसको हम 6.1 के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर काफी सारे मेथड हो जाएंगे, वही 4 चैप्टर वाला काम होगा। भी पहले केस 1 पढ़ा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आई, उसमें केस 2 और केस 1 के मिक्स क्वेश्चन दे दिए, फिर थर्ड रूल आया, थर्ड रूल के फिर उसमें फर्स्ट सेकंड मिक्स कर दिया। यानी कि ऐसे ही फोर्थ के जैसे कुछ चैप्टर हैं, लेकिन चैप्टर लेंथी है भी, ठीक है ना। यानी कि चैप्टर लेंथी है, क्वेश्चन भी काफी लेंथी होंगे, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो लेंथी हो जाए वो मुश्किल होता है। जो लेंथी है वो आसान भी बहुत होते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि लेंथी क्वेश्चन होते हैं लेकिन होते आसान है भी, आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा, रूल्स आपको ज्यादा याद रखने पड़ेंगे, लेकिन चीजें क्या होंगी, बिल्कुल आसान होंगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं मेथड नंबर 1 की। तो मेथड नंबर 1 क्या कहते हैं, टू सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द सीएफ इज नोन। यानी कि अगर एक इंटीग्रल जो सीएफ में इंक्लूडेड अगर वो नोन हो तो उसकी हेल्प से आप कैसे उसको सोल्व करोगे भी। तो जो स्टार्टिंग में है, पहले हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं जिसको हमें सोल्व कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे कंसीडर एन इक्वेशन। अब इक्वेशन हमने कंसीडर की किस टाइप की, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, जहाँ पे वेयर पी क्यू एंड आर आर दी फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली, जहाँ पे किसके फंक्शन है, एक्स के हैं भी। क्लियर। उसके बाद अब हम मान लेते हैं लेट कि जो y इज इक्वल टू यू है। u क्या माना है हमने, एक इंटेग्रल माना है जो मेथड में लिखा गया है एन इंटेग्रल। ये क्या है, एक इंटेग्रल है इंक्लूडेड इन द सीएफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि ये जो u है वो क्या है, एक इंटेग्रल है जो इसके CF में इंक्लूडेड है। CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब प्रीवियस चैप्टर आपके ध्यान में रहना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते थे, सिंबॉलिक फॉर्म, फिर ऑक्सिलरी को इज इक्वल टू 0 पुट करते थे और फिर CF मिलता था, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए, देन अब y को u रखोगे जैसे, तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से q और यहाँ लिखोगे u और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हम इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 0। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि सिंबॉलिक फॉर्म। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें वो राइट हैंड साइड कभी काम नहीं आई भी, यानी कि जैसे 4th चैप्टर में पढ़ा था कि पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाई, हम राइट हैंड साइड को एज इट इज लिख देते थे। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे तब इसको इज इक्वल टू 0 लिख के हम क्या निकालते थे, रूट निकालते थे, और उन रूट से ही क्या बनता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे राइट साइड पे क्या लिखा है उसका ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता था। अगर कॉमन वगैरह आता है तो वो तो चलो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अगर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कुछ कॉमन नहीं है तो इस राइट साइड का कोई रोल नहीं होता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में, क्योंकि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या पुट करते थे, 0 पुट करते थे। तो दिस वन इज इक्वल टू क्या होगा, 0। या फिर यहां से मैं इसको ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज कि ये बना u2 प्लस p u1
प्लस क्यू यू इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज कि ये जो डी स्केयर यू अपॉन डी एक्स स्केयर है इसको हमने u2 लिख लिया, और डी यू अपॉन डी एक्स है इसको हमने क्या लिख लिया, u1 लिख लिया भी। यानी कि डेरिवेटिव भी तो लिख सकते हैं ना, u2 सेकंड डेरिवेटिव, u1 फर्स्ट डेरिवेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। क्लियर। उसके बाद अब हम मान लेते हैं लेट जो y इज इक्वल टू क्या है, u डॉट v, ये क्या है इसका सॉल्यूशन है कि y इज इक्वल टू u डॉट v इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है भी। अब अगर ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, u डॉट v, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको लग रहा है सर सॉल्यूशन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। अब सॉल्यूशन सिर्फ हमने सपोज किया है, इसकी वैल्यू नहीं आई कि एक्चुअल में अब v की वैल्यू हमें निकालनी है जो मेन मुद्दा है, तो ये जस्ट सपोज किया है। अब इसकी हेल्प लेके हम बाद में v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में v क्या आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से जो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी, u डॉट v दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि v1 प्लस अब v एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि v1। अब उसके बाद अब हम वैल्यू निकालते हैं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की, क्योंकि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ u एज इट इज v1 का डेरिवेटिव v2 प्लस v1 एज इट इज u का डेरिवेटिव u1, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज u1 का डेरिवेटिव u2 प्लस u1 एज इट इज v का डेरिवेटिव v1। तो इसको आप लिखोगे u v2 प्लस v1 u1 v1 कितने होंगे 2, u1 v1 प्लस यहाँ से u2 और v हो गया भाई। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट these values in इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं इसको आगे लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में अब हम पुट करेंगे डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की जगह क्या रखना है भैया, अब अपने यहाँ से u v2, ठीक है ना। तो u v2, उसके बाद 2 प्लस में 2 u1 v1, उसके बाद नेक्स्ट है u2v, ये हो गया u2v, उसके बाद प्लस p इंटू में dy बाई dx की जगह हमने क्या रखना है, ये वाली वैल्यू u v1 प्लस और v u1, ठीक है, v और u में डिफरेंस देखना। उसके बाद q इंटू में y प्लस q इंटू में y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ से y हमने क्या पुट किया था, u डॉट v, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू क्या आया, आ रहा है अभी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको इस तरीके से लिखना है भी, v2 वाली टर्म देखो कितनी है, v2 और तो कहीं है ही नहीं, अकेला है, तो इसको मैं लिख लेता हूं u v2। अब ध्यान से देखना, अब v2 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हमने क्या देखा था अभी इसके अंदर कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अभी, यानी कि y की जगह अब आपको कुछ और ही मिलेगा। अब v1 वाली टर्म देखो, एक तो v1 वाली टर्म ये है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2u1, v1 नहीं लिखते, एक v1 इसमें है, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा pu, और इन दोनों में से v1 हमने क्या ले लिया कॉमन, यानी कि एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म जब p मल्टीप्लाई होगा। अब अकेले v वाली टर्म में ये क्या है, यहाँ से u2 और यहाँ से अकेला v है, तो ये क्या बनेगा pu1, और उसके बाद v वाली टर्म ये क्या है qu, और इन सभी में से क्या कॉमन लिया v इक्वल टू r। क्लियर। अब उसके बाद अब यहां ध्यान से देखिए भी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूं कि ये जो u2 प्लस pu1 प्लस qu इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, तो दिस मीन्स देखो u2 pu1 qu इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां से क्या वैल्यू बनेगी, दिस इंप्लाइज u v2 प्लस 2u1 प्लस pu और इंटू में v1, ठीक है ना, pu इंटू में u1 इक्वल टू क्या बना, ये r बना भी, क्योंकि इस कंप्लीट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है 0 हो गई है भी, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। अब ये इस तरीके से आया। अब हम क्या करते हैं,
इस v1 को। अब क्या कहीं आपको अब y नजर आ रहा है, और y क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया डिपेंडेंट वेरिएबल को एक अनदर वेरिएबल जैसे v के अंदर आ गया भी, ठीक है ना। अब हम ये जो v1 है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इस v1 को मैं पुट कर देता हूं स्मॉल p। अब कैपिटल P तो यहां था, स्मॉल p, आप z भी पुट कर सकते हो आप, और LMN भी पुट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ये, बस ये तो ये है कि P में लिखा होता है कि सारा हम P से ही समझा देते हैं कि स्टूडेंट को भी लगता है भी कुछ अलग नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ Z लिखूं तो आप Z भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो V1 की जगह हमने क्या रखा, P, तो जो V2 आएगा, V2 का मीनिंग क्या है कि V1 का डेरिवेटिव है, तो ये क्या हुआ, dP/dx हुआ भी, ऐसे कि पुट कर दिया V1 को P और V2 क्या बना, dP/dx। अब ऐसा क्यों किया उसका भी रीजन है भी, देखो यहां V2 यानी कि सेकंड ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, V1 क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ये अभी भी क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, यानी कि इसी टाइप की है, V2 + P इंटू दिस और Q इंटू दिस और इक्वल टू R। अब Q वाली टर्म ये जीरो हो चुकी है, वो अलग बात है, लेकिन है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव को P मानना और सेकंड डेरिवेटिव को dP/dx। अब यहां से देखिए U और ये क्या बनेगा, dP/dx प्लस ये 2U1 + PU, और V1 को हमने क्या लिखा है, स्मॉल p इक्वल टू क्या आया, R आया अभी, क्लियर। अब ये किस फॉर्म में चेंज होगी, अब इसको पहले U से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय U बोथ साइड्स, तो इसको हमने किससे डिवाइड किया, U से, U से डिवाइड किया तो यहां से बने dP/dx प्लस 2U1 + P इंटू U और साथ में P इक्वल टू R भी, ठीक है। अब ये क्या हुई, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। ये क्या बन गया, अब फर्स्ट ऑर्डर में चेंज होगी भी, ठीक है। देखो एक ही डेरिवेटिव है dP/dx, हालांकि है तो ये डबल वाली, डबल वाले को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर में चेंज कर दिया, यानी कि सेकंड ऑर्डर वाले को फर्स्ट ऑर्डर में। अब इसका सॉल्यूशन तो हमें पता है, हम क्लास 12 से निकालते आ रहे हैं। अब इसमें जो ये है, ये P के साथ लगा है, ये किसका काम करेगा अभी, कैपिटल P का, और ये जो R लिखा है ये किसका काम करेगा, कैपिटल Q का। ये ध्यान रखना, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर। और यहाँ पे देखो पहले क्या होता था, dy/dx प्लस दिस इंटू यहाँ y आता था, अब y की जगह ये क्या है, p वेरिएबल के अंदर है, p के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं इन p, p के अंदर है भी। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻∫ p dx। p की वैल्यू क्या है ये, यानी कि 2U1, और एक चीज और ध्यान रखना, जब इसको u से डिवाइड करोगे, यहां तो हमने u से डिवाइड कर दिया, इस सभी के डिवाइड में भी क्या आएगा, u, यानी कि 2/u हो जाएगा, ये 2/u, और pu/u करोगे तो ये अकेला क्या बचेगा, p, और यहां से वैल्यू क्या बचेगी, r/u, क्लियर। क्योंकि हमने इस एक से तो हटा दिया था, इनके साथ डिवाइड नहीं किया, तो ये r/u होगा। अब ये 2/u U1 + p और ये r/u है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 2/u U1 और प्लस में क्या है, कैपिटल P, और इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, e⁻, अब u है और ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव। अब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर ऊपर तो फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा हो और नीचे दे रखा हो फंक्शन, तो हम फंक्शन को t पुट कर देते हैं, f' dx, ये क्या बन जाता है, dt, यानी कि ये 1/t हो जाता है। यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, ये 2 तो कॉन्स्टेंट है ही, इसका इंटीग्रेशन आता है log of u, यानी कि u भी एक फंक्शन है, कहीं आप ये समझो कि u फंक्शन ही नहीं है, u एक्चुअल में एक फंक्शन है x का, प्लस अब जो p का इंटीग्रेशन होगा वो क्या बनेगा भी, अकेले p का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, p
dx, क्योंकि हमें p की एक्चुअल में वैल्यू ही नहीं पता कि ये u1 और u के अंदर उसकी क्या वैल्यू होगी। यानी कि जो भी इंटीग्रेशन है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि p का इंटीग्रेशन px होगा, क्योंकि अगर p खुद ही x का फंक्शन है तो उसके साथ ऐसे थोड़े ना हम x लगा देंगे, तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। 2 log u है तो इसको u स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे ही। तो जब यहाँ से सोल्व करोगे e टू द पावर log u स्क्वायर क्या बनेगा, u स्क्वायर, और ये पावर क्या है प्लस में, तो डॉट e टू द पावर इंटीग्रल क्या आया p dx, ये होगा भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ दिस सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, अब y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, अब क्या बनेगा p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, dx प्लस c1, ये क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, p एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है u स्क्वायर डॉट e टू द पावर इंटीग्रल p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, q r बाई u है, तो r बाई u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर u स्क्वायर e टू द पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है ना, और dx प्लस ये क्या है c1। अब एक u से एक u हो गया कैंसिल, क्लियर। अब ये जो दोनों हैं इनकी मल्टीप्लाई राइट साइड कर देते हैं, तो p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू, अब u स्क्वायर यानी कि जब उस साइड डिवाइड में जाएगा तो ये क्या बनेगा u की पावर -2 और e टू द पावर इंटीग्रल नेगेटिव में हो जाएगा, ये e की पावर भी क्या बन गई नेगेटिव, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, यानी कि इंटीग्रेशन r u और e टू द पावर इंटीग्रल p dx और यहाँ भी dx, क्लियर। तो इस तरीके से ये हुआ भी। उसके बाद प्लस इसकी मल्टीप्लाई c1 के साथ भी होगी, ये जो लेफ्ट साइड में था c1 के साथ क्या आएगा u टू द पावर -2 e टू द पावर इंटीग्रल नेगेटिव में p dx, क्लियर, ये वैल्यू आई। अब जो p था भी, वो p हमारा क्या था, p ध्यान से देखिए p था v1, यानी कि p की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अब मैं थोड़ा इसमें चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से चेंज यानी कि इसको रफ कर लेते हैं अभी। अब सॉल्यूशन ध्यान रखना y डॉट u था, चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, इतने में तो कोशिश करेंगे कि आ जाए। अब उसके बाद देखिए p हमने रखा था v1, और v1 का मीनिंग क्या है डेरिवेटिव, यानी कि p इक्वल टू क्या था dv अपॉन dx था भी, p की वैल्यू क्या थी dv अपॉन dx, जो हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा dv अपॉन dx इक्वल टू, ये राइट साइड में क्या है u टू द पावर -2 e टू द पावर इंटीग्रल नेगेटिव में p dx, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ r u e टू द पावर इंटीग्रल p dx है और dx यानी कि इसका इंटीग्रेशन है, प्लस c1 यानी कि इस तरीके से है, c1 के साथ मल्टीप्लाई में u टू द पावर -2 e टू द पावर इंटीग्रल -p dx है भी, क्लियर। अब देखिए dx जाएगा राइट साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ dv का क्या बनेगा इंटीग्रेशन, यानी कि dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ dv इक्वल टू, यहाँ होगा इंटीग्रल ऑफ, ये पूरी ब्रैकेट यानी कि u टू द पावर -2 e टू द पावर इंटीग्रल p dx इंटू में इंटीग्रेशन r u e टू द पावर p dx और यहाँ dx, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, इस कंप्लीट के बाद क्या लगेगा dx, क्योंकि इस सारे का क्या है इंटीग्रेशन है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c1 u टू द पावर -2 e टू द पावर -p dx, ठीक है ना। इस नाव को भी हटा देते हैं, तो इस तरीके से भी, क्लियर। तो अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, dv का इंटीग्रेशन क्या बनेगा v इज इक्वल टू दिस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका u की पावर -2 ये p dx इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ r u e टू द पावर इंटीग्रल p dx बार बार इंटीग्रेशन हो रहे हैं इसके dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c1 u टू द पावर -2 e टू द पावर इंटीग्रल -p dx, इसको अलग रखना। तो ये वैल्यू किसकी आई v की, लेकिन y इज इक्वल टू u क्या था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज वो क्या बनेगा y इज इक्वल टू u इंटू में v की सारी ये वैल्यू है, तो इसको एक बार और लिख देते हैं। तो
v इस तरीके से, या फिर आप खुद से भी लिख सकते हैं तो इसको u डॉट वी था, u डॉट v, और v की वैल्यू आपने ये सारी की सारी यहाँ पुट कर देनी है, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू इसके हम u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब v के अंदर देखो u की पावर -2, एक तो इंटीग्रेशन आपने यहाँ करना, एक अंदर इंटीग्रेशन सोल्व करना, जब सारा सोल्व हो जाए दोबारा फिर उसका इंटीग्रेशन करना, ऐसे ही c1 u की पावर -2 इसका इंटीग्रेशन करना और सारा सोल्व हो जाए फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन करना। जैसे यहाँ dx और प्लस में एक और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लग जाएगा, c2 लग जाएगा भी। जैसे यहाँ भी एक और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा दोगे, c2, क्योंकि जब दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो दो कॉन्स्टेंट लगेंगे। अब यहाँ पे जो c1 एंड c2 है वो क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। ये C1 और C2 क्या बनेंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो क्वेश्चन काफी लेंथी होने वाले हैं। अब ये जस्ट एक डेरिवेशन थी कि इसको सोल्व करने के लिए इस टाइप के मेथड, यानी कि एक जर्नल इक्वेशन के लिए, अब ये क्या है कि जर्नल इक्वेशन है, उसको सोल्व करने के लिए इतने सारे स्टेप्स आपको करने होंगे। अब जो मेन मुद्दा है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वही जैसे प्रीवियस चैप्टर में होता था। अब यहां तो हमने क्या मान लिया कि y इज इक्वल टू यू है, एक इंटीग्रल है जो इंक्लूडेड है CF के अंदर इस तरीके से, लेकिन हम हर जगह u थोड़े ना मानेंगे। अब इसको भी निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं कि वो जो इंटीग्रल है वो आप कैसे चेक करोगे कि वो यही होगा जो CF के अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, तो उसके भी मैं अभी आपको मेथड बताता हूं। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां प्योर क्यू है, फंक्शन है ओनली एक्स के भी। तो इसमें हमारे दो केस आते हैं टोटल। जो केस फर्स्ट है उसको मैं बताता हूं। इसमें हम केस फर्स्ट में मान लेते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू a to the power mx is the solution of this equation। हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू a की पावर mx है जो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब अगर सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां से अगर मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालता हूं, यानी कि डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर mx एज इट इज, और ये पावर का डेरिवेटिव यानी कि m आ गया आगे। इसी तरीके से अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, तो एक और m आगे आ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, m स्केयर e टू द पावर mx। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब वैल्यू को पुट करेंगे, डी स्केयर वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, m स्केयर e टू द पावर mx प्लस p इंटू में dy बाई dx की जगह m इंटू e टू द पावर mx प्लस, अब यहाँ क्या है q, और y की जगह हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर mx इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। अब सभी में से e टू द पावर mx क्या आ रहा है, कॉमन, और कॉमन आके वो राइट साइड क्या हो जाएगा, 0। दिस मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m स्केयर प्लस pm प्लस q, और सभी में से e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0। अब e टू द पावर mx इसको तो हम 0 बना देंगे, यानी कि m स्केयर प्लस pm प्लस q, ये वैल्यू आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ए टू द पावर mx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ, कब होगा, अगर m स्केयर प्लस pm प्लस q इज इक्वल टू क्या होता हो, 0 होता हो भी, यानी कि e की पावर mx सॉल्यूशन तभी बनेगा अगर इसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर ax इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ, अब m की जगह क्या आ गया, a, यानी कि a स्केयर प्लस pa प्लस q इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि इस कंडीशन पे ये सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अब ऐसे में ये भी लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर x हो, तो ये सॉल्यूशन कब बनेगा, इफ, अब देखो m की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया भी, तो यानी कि m की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, वो इसका सॉल्यूशन कब बनेगा, इफ, अब
m की जगह क्या आ गया माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, ये क्या बनेगा -p + q = 0। ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं भी, आपने चेक करने हैं सारे कि y = अगर e⁻²x ये इसका सॉल्यूशन हो तब क्या होगा, इफ अब m की जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 + 2p + q = 0, यानी कि 4 को भी ऐसे लिख लो 2 का स्क्वायर, ताकि आपको याद रहे। यानी कि 4 2 में ऐसे लग जाएगा, यहाँ 4 कैसे आ गया, यहाँ 2 कैसे आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर + 2p + q की वैल्यू क्या हो अगर 0 हो, तो ये सारे केसेस बनेंगे। अब आपने चेक करते रहना कि इनमें से कौन सा होगा, वो अभी हम इसके बाद एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसका केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस 2 क्या कहते हैं, लेट y = x⁻m is the solution of this equation। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx की वैल्यू क्या होगी, m आगे x⁻m-1। अगर ऐसे डबल डेरिवेटिव करोगे d²y/dx² तो m-1 और आगे आ जाएगा, यानी कि m × m-1 और x की पावर क्या बनी m-2। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं डबल डेरिवेटिव की, यानी कि m × m-1 और x की पावर m-2 प्लस p × सिंगल डेरिवेटिव क्या है m x की पावर m-1 और प्लस q और y की वैल्यू क्या है x⁻m = 0। अब इन सभी में से देखो क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा सबसे छोटी पावर क्या है m में से, अगर 2 माइनस करें, इसमें तो सिर्फ एक माइनस है, इसमें माइनस ही नहीं है, यानी कि सबसे छोटी पावर ये है, इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा m × m-1, ये x⁻m-2 कॉमन प्लस अब pm, यहाँ ये इससे सिर्फ एक छोटी पावर थी तो एक अकेला x बचेगा प्लस q, अब यहाँ से 2 छोटी पावर थी, जैसे ये 10 था तो ये 8 था, तो 2 पावर बची, यानी कि q आप देखिए x² = क्या हो 0। क्लियर, तो ये इसको इस तरीके से आप लिखोगे। उसके बाद अब यहाँ पे जो फर्स्ट केस बना कि y = x⁻m इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ, कब होगा वो सॉल्यूशन, अगर m-1 प्लस pmx प्लस qx² = क्या हो 0 हो। क्लियर, उसके बाद दूसरा कि y = x⁻a इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ, अब m की जगह क्या आ गया a, यानी कि a × a-1 pax प्लस अब ये क्या होगा qx² = क्या हो 0। इस तरीके से आप लिखोगे। उसके बाद देखिए जैसे थर्ड में कि y = x, ये कब सॉल्यूशन बनेगा, अब m की जगह x की पावर क्या है, यहाँ 1 आ गया, तो इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ, अब 1 पुट करोगे, 1 - 1 0 है, तो सारा क्या हो गया 0, m की जगह 1 पुट किया तो ये क्या बना px प्लस qx² = 0। क्लियर, अब अगर px प्लस qx² 0 है, दोनों में से x कॉमन ले लो, इसका मीनिंग क्या होगा p प्लस qx की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। यहाँ फोकस करना कि ये कैसे आया, q के साथ हर जगह x² चल रहा था, लेकिन दोनों में से x कॉमन लेके राइट साइड क्या हो जाएगा 0, दिस मीन्स p प्लस qx = 0 होगा, तो y = x इसका क्या बनेगा सॉल्यूशन। फोर्थ केस ले लेते हैं कि y = अगर x² हो इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ, अब m की जगह क्या पुट करना है 2, तो 2 - 1 1 × 2, तो ये क्या बना 2 प्लस ये क्या बनेगा 2px प्लस
यहाँ से क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो 0। यानी कि इस तरीके से सोन काफ़ी सारे केस हो सकते हैं। आप कुछ भी पुट करते जाना, x की वैल्यू -1 पुट कर सकते हो कि y इक्वल टू एक्स की पावर -1 सोल्यूशन कब बनेगा, जब m की जगह आप क्या पुट कर दोगे -1। यानी कि इन दो केस को हमने अच्छी तरीके से चेक करना है। अब ये क्वेश्चन के अंदर यूज होगा कि हमारा फर्स्ट स्टेप ही ये होगा कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटेग्रल, उसके बाद क्वेश्चन आगे चलेगा। अब वो हमसे देखना है भी या तो वो केस 1 में से निकलेगा या वो केस 2 में से निकला गया भाई, इनमें से, ठीक है ना। वो हमें स्टेटमेंट देखते ही आइडिया हो जाएगा, हाँ भाई इसमें तो ये 0 बन रहा है, इसमें तो ये वाला 0 बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये क्या लेंगे, इनके सॉल्यूशन लेंगे। तो आइए अब पहले मैं आपको एक वर्किंग रूल बताऊंगा इसका कि वर्क कैसे करना अपने क्वेश्चन पे, और फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा जिससे ये सारा जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम विद वर्किंग रूल और एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन में ये इतना कुछ पढ़ क्या रहे थे भी। तो जो वर्किंग रूल है वो क्या कहता है, हम स्टेप वाइज वर्किंग रूल के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं भी। तो जो वर्किंग रूल है ये इतना सारा मैंने लिख लिया है यहाँ। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वर्किंग रूल में, फर्स्ट स्टेप जो है वो है फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स क्यू वाई इक्वल टू 0 एज डिस्कस्ड इन द आर्टिकल 6.3। यानी कि जो अभी मैंने केस 1 और केस 2 बना के बताए थे, हाँ भी इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। डिनोट द सॉल्यूशन बाय यू, और उस सॉल्यूशन को एक नाम दे दो यू। समटाइम इट इज गिवन विद द प्रॉब्लम, कई बार ये यू क्या होता है, प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन के साथ दिया भी होता है भी यहाँ यू है जो ये बनेगा, लेकिन हम निकाल ही लेते हैं भी। तो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा है मैंने, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x सिंगल डेरिवेटिव x प्लस 2y एक्स क्यूब e की पावर x, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन गिवन होती है इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसको अपने नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है भी। नॉर्मल फॉर्म कौन सी थी, ये वाली, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पी डी वाई क्यू वाई इक्वल टू क्या था, आर था भी उसमें नॉर्मल फॉर्म में। अब यानी कि इस डबल डेरिवेटिव के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में ना हो, तो पहला ही स्टेप क्या होगा कि यहां आपको दिखाई दे रहा है कि डबल डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो पूरी इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, और इसको हम मान लेते हैं यहीं पे इक्वेशन 1 है भी। ये जो गिवन है वो क्या है, इक्वेशन 1। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स, कि दोनों साइड्स हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर आएगा तो ये बनेगा माइनस में एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस ये बना 2 बाय एक्स, और डी वाई बाय डी एक्स हो गया। उसके बाद प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है y, और राइट साइड में भी जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा x e की पावर x। क्लियर। तो हमारा काम हो गया, इसका कोफिशिएंट हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया अभी। उसके बाद विच इज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में। हेयर जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू ये है, यानी कि माइनस में 1 प्लस 2 बाय एक्स, कोमा q की वैल्यू है 1 बाय एक्स, q इक्वल टू 2 बाय एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। एंड जो r की वैल्यू है वो क्या है, x e टू द पावर x। अभी ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। क्लियर, कि पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ, कंपेयर करो p q r। अब यहां से स्टेप 1 क्या कहता है कि इसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और उस सॉल्यूशन को हमने क्या मान लेना है, u। और सॉल्यूशन के लिए आप केस 1 और केस 2 जो अभी मैंने आपको बताया था उसका यूज करोगे। तो हम यहां जब हम चेक करते हैं कि p में अगर q इंटू एक्स एड कर दें, p की वैल्यू क्या है -1 माइनस में 2 बाय एक्स हो जाएगा, प्लस अब q की गुणा x के साथ करोगे, x से x कैंसिल, यानी कि क्या बना 1, प्लस x कैंसिल, ये क्या बना 2 बाय एक्स। तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 बाय एक्स से ये कैंसिल, इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन रही है अभी 0।
अब इसकी वैल्यू 0 कब बनती है? P प्लस क्यू एक्स। अगर आपको ध्यान में हो, मैंने वहां केस नंबर 2 लिखा था, जब y इज इक्वल टू एक्स इसका क्या हो? सॉल्यूशन। सो y इज इक्वल टू एक्स इज इंटेग्रल वैल्यू इन दी CF। ठीक है ना, कि जो y इज इक्वल टू एक्स है वो क्या होगी? इज एन इंटेग्रल वैल्यू जो किस में है? इसके CF में, इन दी CF ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में। अब फिर क्या कहता है? इसको एक नाम दे दो भाई u। तो अब हम इसका नाम देंगे लेट, कि जो u है वो क्या है? x है। भी हमने नाम दे दिया। जो ये वाला स्टेप है ना भाई, ये वाला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बिना क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। अब उन जो 2 केस मैंने बताए थे, पहले फर्स्ट वाला केस लगा के देखना है, फिर दूसरे वाला, उसमें से जो भी केस इसको सेटिस्फाई करेगा वही उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन बनेगा। कि y इज इक्वल टू एक्स मैंने बताया था जब p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाए? 0। अब मेरे को तो स्टेटमेंट देख के ये आइडिया हो गया कि p प्लस क्यू एक्स 0 लेना है, लेकिन आपको आइडिया कैसे होगा ये मेन मुद्दा है। जब आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, कई सारे एग्जाम्पल आप पढ़ लोगे, तो वहां से आपको आइडिया होने लगेगा कि पी क्यू में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये 0 बन जाए। तो वहां से क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। यानी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ही मैथ आसान हो जाएगी। भी क्लियर? तो u इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं y को uv, और uv यानी कि u की वैल्यू क्या है? x। तो दिस मीन्स x और v। यानी कि अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है? चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल y टू v। y को किस में चेंज कर देना? v में, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू uv। देन रिड्यूस इक्वेशन इज द फॉर्म। अब रिड्यूस इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी जो अभी हम बनाएंगे। तो अब यहां से देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज x का हो गया 1, कोमा ऐसे ही जब डबल डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव इसका यानी कि x एज इट इज, इसका क्या हुआ? डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dv बाई डी एक्स एज इट इज, x का हो गया 1 प्लस में v का क्या बनेगा? dv बाई डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv बाई डी एक्स हो गया। क्लियर? अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम किस में? इक्वेशन नंबर, इसमें। ये इक्वेशन फर्स्ट वो माननी थी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। सेकंड जनरल फॉर्म थी ना, तो इसमें हम पुट कर देते हैं डी स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू क्या है? हम यहां पुट करेंगे दिस इंप्लाइज एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv बाय डी एक्स। तो इसकी जगह लिख दिया माइनस में 1 प्लस 2 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखना है x dv बाई डी एक्स प्लस v, यानी कि ये मल्टीप्लाई में होगा। उसके बाद प्लस ये, और ये क्या है? 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है? y की वैल्यू क्या थी? u डॉट वी, यानी कि u इंटू वी इज इक्वल टू क्या है? यानी कि x e टू द पावर x है। तो ये वैल्यू अब हमने पुट कर दी। अब इसको करना है सोल्व भी सभी को। तो सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv बाई डी एक्स। उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस एक्स dv बाई डी एक्स और माइनस का v। अब माइनस का 2 बाई एक्स की मल्टीप्लाई करोगे, एक्स एक्स कैंसिल, तो माइनस का 2 dv बाई डी एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 बाई एक्स और v हो गया। क्लियर? अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई एक्स की, तो प्लस 1 बाई एक्स u डॉट वी और प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर u डॉट वी इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x। ठीक है ना? इस तरीके से। अब देखिए क्या इसमें कैंसिल हुआ, क्या इसमें कैंसिल नहीं हुआ भी। अब ये डबल डेरिवेटिव वाली तो एक ही टर्म है, 2 dv बटे डी एक्स है भी, और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों हुए कैंसिल। क्लियर? अब और देखते हैं कुछ कैंसिल होता है कि नहीं। ये माइनस 2x इस तरीके से है, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ये भी v वाली टर्म है, ये भी v वाली टर्म है, ये भी है, और ये अकेला क्या है? माइनस का v, यानी कि सारी टर्म
v वाली बच गई या फिर dv वाली, यानी कि dv dx वाली टर्म बची है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा अभी। क्लियर? तो इसको हम सिंपल फॉर्म में सोल्व करके ऊपर लिख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं भी यहाँ, तो इसमें बस यहाँ सॉल्यूशन तक मैं छोड़ देता हूँ कि y = x इसका क्या था, सॉल्यूशन। तो अब देखिए इसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, और ये जो x था भी, ये x है, ये x² गलती से लिखा गया। तो यहाँ से देखिए x d², यहाँ से क्या है v और अपॉन dx²। अब इसको ऊपर लिखने से पहले चलो ये भी लिख लेते हैं -x dv/dx। ये जो हमने u रखा है, इस u का हम x बना लेते हैं अभी। क्यों? क्योंकि देखो u को हमने क्या पुट किया था, x पुट किया था, u = x। अब u = जब आप यहाँ x बना दोगे तो यहाँ भी x बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, x बनेगा, और तो कोई u नहीं है। यानी कि अब देखो x से x हुआ कैंसिल, ये प्लस का v है तो इस -v से कैंसिल हो गया। अब x से एक पावर कैंसिल, 2/xv पॉजिटिव है, 2/xv नेगेटिव है, यानी कि ये सारा ही कैंसिल हो जाएगा भी जब u की जगह क्या पुट करोगे, x। क्योंकि u तो जस्ट हमने इसका एक नेम रखा था भी, क्योंकि अगर यहाँ y = x सोल्यूशन था, अगर e की पावर x आ जाता तो u की वैल्यू क्या होती है, e की पावर x, और y को हम क्या पुट करते, e की पावर x × v पुट करते। तो इस तरीके से तो सिर्फ ये दो टर्म बची, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है x e⁻x। अब इसमें देखिए कि डबल डेरिवेटिव के साथ कभी भी कुछ भी मल्टीप्लाई में ना हो तो हम x से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। जब x से डिवाइड करोगे तो यहाँ से तो x फिनिश, यहाँ से भी x क्या हो जाएगा, फिनिश, और यहाँ से भी x क्या हो जाएगा, फिनिश। तो x हटा दिया। अब ये किस फॉर्म की आ चुकी है भी, अब ये इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ये सेकंड वाले में, ठीक है ना, ये सेकंड वाले में यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं भी। अब यहाँ से हम लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में आ चुकी है, d²v/dx² प्लस p' dv/dx = q'। अब आपको लग रहा है कि प्लस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो p' है वो क्या है, -1 है, एंड q' है वो है e⁻x। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखिए वो क्या है, इसमें होगी dv/dx को हमें क्या पुट करना है, p। तो पुट कर देते हैं dv/dx को स्मॉल p, और अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे यानी कि d²v/dx² की वैल्यू क्या होगी, वो होगी dp/dx, यानी कि दोनों का डेरिवेटिव कर दिया। तो इस डबल डेरिवेटिव का तो क्या बना, dp/dx माइनस ये क्या बना p, और इक्वल टू ये क्या है, e⁻x है। क्लियर? अब ये है जो किस फॉर्म में आ चुकी है भी, यहां से विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, जहां पे अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें तो ये है जो, जैसे मैं यहाँ -1 × p लिख लेता हूँ, इसको प्लस ऐसे लगा के, तो ये जो -1 है वो किसका काम करेगा, p का। तो यानी कि e⁻∫p dx होता है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 dx। तो e की पावर ये क्या बना, -x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये किसका काम करेगा, q का। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या बनता है अभी, अब ये p वेरिएबल में है तो p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x इक्वल टू q, यानी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, e⁻x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x dx और प्लस c1, यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये p e⁻⁻x इक्वल टू, अब दोनों के बेस से में पावर ऐड करोगे 0 बन गया, और यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और प्लस c1। इसकी राइट साइड मल्टीप्लाई करोगे, अकेला p रहेगा, ये क्या है 1/e⁻x, तो उस साइड जाएगा तो e⁻x से मल्टीप्लाई होगी, x e⁻x प्लस c1 e⁻x। क्लियर? तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। अब दोबारा आपने क्या करना है भी, देखो इस फॉर्म में आ चुकी है, यहाँ तक हम कर चुके हैं, तो अब वो दोबारा इस फॉर्म में आ गई, और p और dv/dx की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, कैसे, इंटीग्रेट करके। तो अब p की वैल्यू दोबारा हम पुट करेंगे, p की जगह हमने क्या रखा था अभी, dv/dx, तो ये बना dv/dx इक्वल टू x e⁻x प्लस c1 e⁻x। तो ये dv इक्वल टू x e⁻x dx
प्लस C1 e टू द पावर x dx, और दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। ऐसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा v, इसमें क्या लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन dx, प्लस यहाँ से ये तो C1 कॉन्स्टेंट है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ये एज इट इज, और साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक और लग जाएगा C2। तो अब v इज इक्वल टू x e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन आया एज इट इज, और प्लस C1 e टू द पावर x प्लस C2। ये किसकी वैल्यू आई, v की। हैंस उसके बाद हमने क्या करना है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या था भी, कि y इज इक्वल टू यू डॉट वी, और y इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है x, x की मल्टीप्लाइज v के साथ करोगे तो यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस x e टू द पावर x, अब ये dx नहीं लिखना इसके साथ। उसके बाद प्लस C1 x e टू द पावर x प्लस C2 x, यानी कि ये लास्ट में आया हमारा सॉल्यूशन। तो अब हम लास्ट स्टेप कवर कर चुके हैं भी। तो इस तरीके से इतना कुछ आपने करना है, बार बार इंटीग्रेशन करते रहना है, यानी कि 2-3 बार इंटीग्रेशन होगा, और ये सारा का सारा वर्किंग रूल आपने ध्यान में रखना है कि ये किस तरीके से काम करता है भी। आप फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। शुरू के 1-2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, हाँ भी पता नहीं क्या पुट किया जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जैसे आप 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो आपके सारे स्टेप है जो वो याद हो जाएंगे, हाँ भाई हमने ऐसे ऐसे चलना है, जैसे 4th और 5th चैप्टर में आपको याद हो गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से और इस वर्किंग रूल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि बेसिक इंट्रोडक्शन में इतना कुछ हमने क्यों पढ़ा है। तो जो एक्सरसाइज 6.1 है वो काफ़ी लेंथी भी है, क्वेश्चन भी इसी टाइप से लेंथी होने वाले हैं। अब ये तो फिर भी ठीक था। अब इसके लिए एक्सरसाइज 6.1 के लिए आपको क्लास 12th का सारा इंटीग्रेशन आना जरूरी है भी, क्योंकि मेन जो मुद्दा है वो इस सारे क्वेश्चन में या जो भी ये 6.1 एक्सरसाइज है वो इंटीग्रेशन है भी। अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता तो वो 6th चैप्टर नहीं कर पाएगा भी, 6th चैप्टर तो क्या 6.1 भी नहीं कर पाएगा। अगर इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरीके से आता है, इंटीग्रेशन अच्छे लेवल का भी आएगा और इस टाइप से बिल्कुल बेकार लेवल का भी आएगा, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x। अब इतना सिंपल तो हर क्वेश्चन में तो नहीं होगा, पता नहीं किस किस टाइप का इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना पड़ेगा, वो हम क्वेश्चन में साथ साथ बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 की वीडियो आने से पहले आप ये इंट्रोडक्शन जरूर देख ले, कंप्लीट देखा करें वीडियो को, कभी भी बीच में मत छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल आप देखें। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।